हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम नया लेक्चर। अब वो नया लेक्चर एक नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं। सामने देखो, एक बार बेस बता दूं क्या है चैप्टर का। ऑल्दो बेटा मैंने ये बेस ना 2-3 बार बता चुका हूँ, एक बार और सही। बेटा सबसे पहले आईडी में हमने चैप्टर पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी दिखाई दे रही थी। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक फैक्टर, सब कुछ पढ़ दिया कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जितने भी एंगल से मैं इकोनॉमी को देख सकता था मैंने सभी एंगल देखे। ठीक है बेटा। अब अगला चैप्टर, अगली यूनिट कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इन 40 सालों में कैसी रही है, 1950 टू 1990। बाबू ये एरा फेमस है 5 ईयर प्लान के नाम से। ठीक है ना, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को आया था। बाबू ये एरा फेमस है 5 ईयर प्लान के नाम से। एक के बाद एक 5 ईयर प्लान हमने इंप्लीमेंट करे हैं इन 40 सालों में। उसके बाद बाबू हमें जरूरत पड़ी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो बाबू ये मेरे पास अगली यूनिट है और ये भी पेपर में ज़्यादातर 10 नंबर की टपक जाती है। एक इंडिया पाक चाइना और एक एलपीजी। अगर आप आईडी में मतलब ये दोनों मास्टर कर रहे हो ना भाई, मैक्रो 40 में 40 देती है, बहुत सारे बच्चों को देती है। और अगर ये दोनों यूनिट में मास्टर है तो 20 में से 20 तो ये भी खा जाओगे। मतलब समझ के चलो बेटा, आधा ही सिलेबस लगभग आपको 60 मार्क्स दे देता है। बाकी सारी आईडी एक तरफ और मैक्रो और ये दो चैप्टर एक तरफ, 60 नंबर, और वो सारा मिलाकर 20 नंबर है। ठीक है जी। अब आपको सोचना है कितनी मास्टरी करनी है आपको। खैर फिलहाल मैं इस टॉपिक से शुरू करता हूँ, इसकी बात तब करेंगे जब बेटा इसके ऊपर आएंगे। ठीक है जी, सब सामने देखेंगे पुत्र। मैं एक बार आपको यूनिट का नाम, चैप्टर का नाम, सब कुछ दिखा दूँ। बाबू इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबने देख लिया इंडियन इकोनॉमी को। अब इन 40 सालों में देखते हैं हमने क्या क्या चेंजेस कर दिए इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है जी। बाबू बहुत ज़्यादा मैं मदद लूंगा फर्स्ट चैप्टर की और ये भी बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दिक्कतें चल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। तो वो याद होना बड़ा जरूरी है याद आने के लिए। ठीक है ना जी। तो आपको बाबू याद तभी आएगा जब वो याद रखोगे, पढ़ोगे घर पे। ठीक है ना। मैंने पूरी ऐसी कोशिश की है आईडी बुक आपके हाथ से ना निकली, काफ़ी हद तक सुनी भी हैं चीज़ें। बाकी बेटा आपकी चॉइस है, खराब करना है तो बाबू मैं कुछ कर नहीं सकता। चलो जी। बाबू इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, जहां जहां रोकना होगा मैं बता दूंगा। फिलहाल आप पढ़ना शुरू करो विदाउट अ ब्रेक। कोई ब्रेक ना लगाओ, कोई स्पीड ब्रेकर की जरूरत नहीं है, पढ़ना शुरू करो इंट्रो। इतना पढ़ा भी आपने। बाबू इंडिपेंडेंस मिलने के साथ ही सबसे पहला डिस्कशन जो स्टार्ट हो गया था, मतलब इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, पहला तो डिस्कशन पीएम को लेकर ही हो रहा था। जब जवाहरलाल नेहरू जी पीएम डिक्लेयर हो गया, अब इकोनॉमिक एंगल देते हैं, हमें तो इकोनॉमिक्स की बात पढ़नी है, हिस्ट्री में जाके पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना हमें। ठीक है ना, वो हम सबने पढ़ रखा है यार सोशल साइंस में, वो मेरा सब्जेक्ट ही है। तो वो पहली लड़ाई शुरू होगी कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा अडॉप्ट करे।
जवाहरलाल नेहरू जी को अच्छा क्या लग रहा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पर बाबू वो चाहते थे इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंडिया के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सारी प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं हो सकती। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है बेटा, जहाँ कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सब कुछ लोगों से ले लिया जाता है, सारी चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं सरकार के नाम पर, यानी कि देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो क्या डिसीजन लिया गया वो तो पता ही है आपको, खैर पढ़ेंगे भी आगे, बढ़ते हैं आगे। ये पैराग्राफ पूरा करना है आपने, बस इतना सा। पढ़ा बाबू, इंट्रोडक्शन में यहाँ से ना मैं 3 से 4 बातें बताऊंगा आपको, लिखी भी नहीं है, आपने पढ़ भी लिया ही है। और वो 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई, मैं इसका और आगे की बात भी बता देता हूँ जो एनसीईआरटी नहीं लिखती। 2015 में इसको रीनेम किया गया और 2015 के बाद इसको जाना जाता है नीति आयोग के नाम से। हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड ही लिखना है, ठीक है जी। पहले बोलते थे प्लानिंग कमीशन 1950 टू 2015, 2015 के बाद से हम इसको बोलते आ रहे हैं नीति आयोग, ठीक है ना बाबू। जो भी उस टाइम पर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है वही लीड करता है नीति आयोग को, ठीक है ना जी। यानी कि बेटा हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है प्लानिंग कमीशन का मेन काम क्या होता है, मतलब नीति आयोग का मेन काम क्या होता है, 5 ईयर प्लान बनाना। इससे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में इकोनॉमिक प्लानिंग करना, समझ में आएगा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था हमारा, 1 अप्रैल 1951, और कब तक रहा था, 31 मार्च 1956। मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर देता हूँ। अब वो इस टाइम पर इंडिया में कोई भी फॉर्मल 5 ईयर प्लान नहीं है। 2017 के बाद हमने 5 ईयर प्लान बनाने बंद कर दिए हैं। इंडिया आज के तारीख में उनको बोलता है डिफेंस प्लान। हमारे पास कोई फॉर्मल 5 ईयर प्लान नहीं है। और बाबू इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि 5 ईयर प्लान बिल्कुल कंटिन्यू रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मान लो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को आया, 31 मार्च 1956 तक रहा, बाबू दूसरा हाथों हाथ आ गया। पर इसका मतलब ये नहीं है एक के बाद एक आए थे, कभी कभी बीच में 1 साल छूटा है, कभी कभी बीच में 2 साल छूटे हैं ड्यू टू द वॉर। इंडिया ने भी वॉर सही है अपने पड़ोसी देशों से, ठीक है ना। तो बाबू उस वॉर के चक्कर में एक बार 1 साल भी छोटा है, 2 साल भी छोटे हैं, 3 साल भी छोटे हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी ईयर याद नहीं रखना, मैं याद उतना कराऊंगा जितना सह सकूं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की डेट याद रख लेना बस, बाकी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा स्टैट्स बता दूंगा, ठीक है जी। अभी कुछ नहीं चाहिए। 4 बातें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई। इकोनॉमिक सिस्टम पे मैं वापसी कर जाता हूँ। बाबू इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये बात मैंने बताई भी हुई है जब डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान और डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया की डिस्कशन किया था लास्ट चैप्टर, ठीक है जी। मैं करूंगा इसके ऊपर और बड़ा डिस्कशन करूंगा, फिलहाल आप सामने देखना। और मैं चाहता हूं एक बार आप सब कुछ पढ़ दो जो मैं चाहता हूं आपसे। सारा बॉक्स पढ़ना है, लगाओ टाइम और पढ़ो इसको, पहले पढ़ो। बहुत बड़ा बड़ा मैटर लिखा हुआ है पर सच में जरूरी है इसलिए पढ़वा रहा हूँ, अगर ये नहीं होता तो छोड़ देते। चलो अब मैं तीनों इकोनॉमिक सिस्टम एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ इनसे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ। बेटा 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम वर्ल्ड वाइड दिखाई देते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा सिर्फ प्राइवेट ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर ओनली। और अगर प्राइवेट सेक्टर ओन करता है तो आपको पता ही है किस लिए ओन करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और वो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर नहीं सोचता होता बेटा। यानी कि बेटा जो कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करती है
वहां पर बेटा क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल सिर्फ जरा सा है, वो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, वो डिफेंस देखते हैं, वो प्रोडक्शन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑल दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द प्राइवेट सेक्टर अलोन। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये प्राइवेट सेक्टर देखे। जब सरकार प्रोडक्शन ही नहीं करती तो सरकार क्यों सोचे इस बारे में। और हमेशा ध्यान रखना ना, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं के लिए बताता है जिनके पास रिसोर्सेज हैं टू बाय, वो गरीबों के लिए नहीं बनाता प्राइवेट सेक्टर कुछ भी। यानी कि बेटा ऐसी इकोनॉमी का ना प्रिंसिपल मेरिट पता क्या है, जीडीपी बड़ी तेजी से एक्सेलरेट करता है और यूएसए में करता भी है। लेकिन इसका एक प्रिंसिपल डीमेरिट भी है ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम का। क्या डीमेरिट है कि सोशल जस्टिस बिल्कुल इग्नोर हो जाती है, सोशल वेलफेयर बिल्कुल इग्नोर हो जाता है, क्योंकि बनाएगा नहीं गरीबों के लिए कोई सामान। समझ में आएगा। फिर बेटा अगर मेरे को बात करनी है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, मतलब बेस्ट एग्जांपल अभी हम पढ़कर आ रहे हैं चाइना, कई साल तक उन्होंने बेटा ये सिस्टम रखा अपने पास। क्या होता है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पब्लिक ऑनरशिप मतलब बेटा गवर्नमेंट ओन करती है सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज इन अ मैनर सो दैट सोशल जस्टिस इज मैक्सिमाइज्ड। अब अगर सरकार ही ऑनर है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो आपको पता है सरकार का मोटो पैसा कमाना तो है नहीं, वो किस में बिलीव करते हैं, वो तो सोशल वेलफेयर सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं। तो बाबू सरकार तो सबके लिए बनाएगी, चाहे किसी के पास मीन्स हैं टू बाय और चाहे किसी के पास मीन्स नहीं भी है बाय करने के, सरकार सबके लिए बनाएगी। यानी कि ऐसे केसेस में सरकार का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस तक सीमित नहीं है, सरकार यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इसका प्रिंसिपल मेरिट क्या है, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम का प्रिंसिपल मेरिट है सोशल जस्टिस बहुत मैक्सिमाइज होता है, सोशल वेलफेयर बढ़ता है। पर प्रिंसिपल डिमेरिट है, ऐसा देखा गया जो भी कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करती है वहाँ जीडीपी का पेस गिर जाता है, वहाँ जीडीपी की ग्रोथ रेट गिर जाती है। इसी वजह से चाइना को बेटा बाद में आकर सिस्टम छोड़ना पड़ा था सोशलिस्ट सिस्टम, याद है ना, सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म, फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म, जहाँ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि आप भी प्रोडक्शन कर लो, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा मैटर दिखने लगा आपको। अब याद तब होगा यार जब पढ़ा होगा वहाँ पर, मैंने तो अच्छे से करा दिया था डेवलपमेंट पाथ चाइना का, पता नहीं क्या पढ़ के आते हो तुम। फिर बाबू बात को आगे बढ़ाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। बाबू समझदार को इशारा काफ़ी, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है और पब्लिक सेक्टर भी, यानी कि गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कंपटीशन है आपका। जिन चीज़ों में भी गवर्नमेंट है वहाँ आपको गवर्नमेंट के साथ ही लड़ना पड़ेगा कंपटीशन, और लड़ाई है जियो ने, एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने बीएसएनएल के साथ कंपटीशन नहीं लड़ा। प्राइवेट ऑनरशिप भी है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, पब्लिक ऑनरशिप भी है, गवर्नमेंट भी सेम सेक्टर में है। या अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील की, एक प्राइवेट सेक्टर है, और यहीं बात करूँ मैं सेल की, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की, आपस में कम्पीट करते हैं, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है दोनों में। तो देयर इज अ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा ऐसी इकोनॉमी में जनरली देखा गया है प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड अलोंग विद द सोशल जस्टिस, यानी कि यहाँ प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है और सोशल जस्टिस भी मैक्सिमाइज होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है। प्रिंसिपल मेरिट क्या है बेटा, यही प्रिंसिपल मेरिट है, इट इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। यहाँ ग्रोथ भी हो रही है और सोशल जस्टिस भी हो रही है, जीडीपी ग्रो कर रहा है बाबू, सोसाइटी का भी भला हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपल डीमेरिट क्या है बाबू, जो भी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि करप्शन बहुत ज़्यादा दिखने लगता है पब्लिक सेक्टर में, और इंडिया ने भी फेस किया है भाई। ईयर 2000 से लेकर 2014 तक सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में करप्शन के खोले हैं। मतलब अगर मुझे एक एग्जांपल ही देना हो, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे शायद 2010 के आसपास, 8-9 में हुए थे। मतलब कॉमनवेल्थ का तो इतना तगड़ा घोटाला था, पता नहीं आपने घोटाला पढ़ा है कि नहीं, पूरा घोटाला मैंने शायद आपको बताया भी था लास्ट ईयर। वो जिन चेयर्स पे आप बैठे हो ना, इनकी एवरेज कीमत 500, 600, 700 रुपये मार्केट में, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर प्राइस मिल जाता है। मान लो मैं अगर थोड़ा सा बल्क में ले रहा हूँ मुझे 600 मिल जाएगा, अगर आप कोई टेंट वाले हो शादी के लिए खरीदते हो तो शायद उसको 500 में भी मिल जाए, और अगर आप रिटेलर हो घर के लिए 4 कुर्सियाँ लेने जा रहे हो तो शायद आपको 700 में मिल जाए, ठीक है ना, ऐसा कोई दाम होगा।
आपको बता देता हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑडियंस को बिठाने के लिए लगभग ऐसी ही कुर्सियों का इस्तेमाल हुआ था। अगर आप पूरा घोटाला पढ़ोगे यूट्यूब पे देखना। और एक दिन का रेंट चार्ज किया गया था इन कुर्सियों का 2-2 हज़ार रुपये, एक दिन का रेंट। ये यूपीए गवर्नमेंट ने घोटाला किया था। 2,000 रुपये डेली रेंट, कई लाखों कुर्सियों का। आप समझो कितना पैसा गबन करा देश का इन्होंने। उसके बाद टॉयलेट पेपर तक में फ्रॉड किया हुआ है। ठीक है जी, टॉयलेट पेपर रोल 20-50 रुपए का आता है, कीमत लगा रखी है 500-500 रुपये। कई टॉयलेट पेपर रोल दिखा रखे हैं, अरबों रुपए का घोटाला किया। तो बाबू ऐसा देखा गया है जहां कहीं भी मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे करप्शन दिखाई देता है बेटा पब्लिक सेक्टर में। और बाबू एट द एंड जो होना चाहिए वही होता है। ग्रेजुअली बेटा इन्हें डिसइन्वेस्टमेंट फेस करनी पड़ती है, यानी कि ये सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आज आप देख रहे हो ना बेटा, सरकार बार बार प्राइवेटाइजेशन की बात रखती है, लोग धरने पे बैठते हैं, सरकार फिर चुप हो जाती है। पर बाबू आज नहीं तो कल ये प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि अगर आप सरकार को बार बार घाटा दिखाते रहोगे पब्लिक सेक्टर, सरकार कितना घाटा सहेगी? सरकार बेच खाएगी कंपनियों को और क्या करेगी? अभी बाबू LIC में 3.5% शेयर सरकार ने बेचे ही है ना 2 साल हो गए। अभी भी सरकार का 96.5% शेयर है। ठीक है ना। अगर रब सब सुख रखे तो आप अपनी आंखों से LIC को प्राइवेटाइज होते हुए देखोगे, बिजली विभाग पूरा प्राइवेटाइज होते हुए देखोगे, आप सब अपनी आंखों से देखोगे। बहुत कुछ प्राइवेटाइज होना है। इतने सारे बैंकों का मर्जर हुआ, वो सब आपने आंखों से देखा ना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तीनों को इकट्ठा करके एक बैंक बना दिया पंजाब नेशनल बैंक। कहाँ गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया? पता ही नहीं किसी को, खत्म। मतलब अगर आप पुराने बच्चे हो, थोड़ा सा जानते हो, तो मैं तब बोल रहा हूँ ये बात। बहुत सारे बैंकों को मिलाकर 3-3, 4-4 बैंकों को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है ना। अब बैंकों की क्वांटिटी थोड़ी सी इंडिया में कम हो गई। आपको क्या लगता है ये किस लिए किया जा रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका प्राइवेटाइजेशन देखोगे आप, सरकार सारे बैंक नहीं चला सकती। क्लियर है ना बेटा बात? ये सब इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि हर पब्लिक सेक्टर का ना एक ही रोल है बाबू, करप्शन करना। करप्शन कैसे है आप भी जानते हो बेटा, कोई काम निकलवाना सरकारी, फाइल आगे नहीं बढ़ती जब तक कुछ पैसा ना चढ़े। उसमें क्या होता है, सरकार को ही घाटा होता है। इंडियन रेलवे को देख लो, अगर मैं बात करूं पैसेंजर ट्रेन की, फ्रेट छोड़ दो, फ्रेट से तो सरकार बहुत अच्छा कमाती है, मालगाड़ियों से बहुत अच्छा कमाती है सरकार। पैसेंजर ट्रेन के हालात देखो, 500 की टिकट टीटी को 200 देके काम चल जाता है ना इंडिया में। तो सरकार को क्या मिला? जीरो। और आप क्या दिखाओगे? लॉसेस दिखाओगे सरकार को, और सरकार चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा? सरकार को प्राइवेटाइज ही करना पड़ेगा। सरकार बेच ही खाएगी और क्या करेगी। समझ में आती है बात? लिखना शुरू करें। आज मैं ज़्यादा नहीं बुक करा रहा, ठीक है ना, पहले इतना लिख लो, ठीक है ना, वरना आगे बढ़ता जाएगा चैप्टर तो बहुत सारे टॉपिक हैं अच्छे अच्छे इसमें। लिखते हैं बाबू फटाफट से।
मैंने क्या लिख दिया 1951 में।
और लिखते जाओ, बीएसटी का बैच 2-4 मिनट लेट होगा, हो जाएगा, आप लिखते जाओ। टॉपिक आज से पूरा करना। ठीक है ना बाबा, आ जाओ मेरे पास। नोट डाउन कर दो बेटा इसको, रखते हैं आज के लिए इतना ही है। बाय।